तो यह है पाठ्य पुस्तक गणित का कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें हमारा यह है भाग दूसरा, मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसके अंदर कुल 7 प्रकरण हैं, 7 चैप्टर्स। उसमें हम चल रहे हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर, महत्व मापन, जिसका भाग तीसरा भाग आज हम समझेंगे। तीसरा और आखिरी भाग होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो हमने कुछ आकृतियों की चर्चा की थी और उसके कुछ माप मतलब संपूर्ण पृष्ठफल, घनफल इत्यादि के सूत्रों की जानकारी भी हमने ली थी। आज भी हम क्या करेंगे, कुछ अन्य आकृतियां जो कि विशेष आकृतियां हैं कक्षा 10वीं के हिसाब से, उनके कुछ मापन को समझेंगे, उसके पृष्ठभाग, उसके घनफल को समझने का प्रयास करेंगे और उन पर आधारित दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण को भी हल करेंगे। तो लंब वृत्ताकार बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमने इसकी चर्चा तो कर दी थी। यह बेलन है जिसका आधार और इसका छत जो है वो दोनों वृत्ताकार होता है और उसके वक्र पृष्ठ फल का सूत्र हमें पता चल गया था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद हमने देखा था लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल में ये वक्र पृष्ठफल जो ऊपर था और प्लस दोनों वृत्त जो कि छत और आधार है, उन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यह संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र मिलता है। फिर उसके बाद हमने देखा लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमने नोट कर लिया था, इसकी कुछ प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी, कुछ प्रश्नों को देखा था। फिर दूसरी आकृति थी, इसका 1/3 जो होता है लगभग, वह है शंकु, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें एक तिरछी ऊंचाई होती है, एक लंबवत ऊंचाई होती है। लंब ऊंचाई को h, तिरछी ऊंचाई को l अक्षर से दर्शाते हैं। त्रिज्या r होती है हमेशा वृत्त में। तो ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई, हम h को शंकु की ऊंचाई मानते हैं। तिरछी ऊंचाई l, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या से एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें l का मान मिल जाता है। L = h² + r², ये सूत्र बनता है। उसके बाद हमने देखा इसी शंकु का जो पृष्ठभाग होता है, तो उसमें एक आधार होता है जो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद उसका वक्र पृष्ठफल जो है वो पाई आर एल हो गया और दोनों को मिला देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर कॉमन है तो एल प्लस आर और आर प्लस एल हम लिख सकते हैं, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। घनफल के लिए 1/3 होता है ये बेलन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल या राइट सर्कुलर कोन का हमने जाना। उसके बाद वृत्त का आधार लेते हुए एक जो 3 डायमेंशनल शेप बनता है, इसे हम कहते हैं गोला और स्फीयर। गोले की जो त्रिज्या होती है वो r है, गोले की जो ऊंचाई होती है वो केंद्र से वह भी r ही है। तो केंद्र से गोले के पृष्ठभाग पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा त्रिज्या ही है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठफल होगा वही उसका संपूर्ण पृष्ठफल होता है, जो कि उस वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। इसी तरह याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। घनफल जो होता है वो 4 पाई आर क्यूब का 1/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी गोले का आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर, अर्धगोला बन जाता है। तो उसका पृष्ठफल, उसका घनफल भी गोले के आधे के बराबर ही होगा। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें एक वृत्त दिख रहा है, समतल भाग है।
अब बाकी वक्र भाग है, वो भी पाई आर स्क्वायर का दुगना संपूर्ण पृष्ठफल जो है वो पाई आर स्क्वायर का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो यह कुछ सूत्र हमें मिल गए। अब हो गया घनफल, वो है गोले के घनफल का आधा दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम प्रश्न देखते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 145, और ये जो प्रॉब्लम सेट है वो 7.1 7.1 में है। उदाहरण नंबर 4, चौथा प्रश्न जो है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, गोला है, पृष्ठफल है, तो वक्र पृष्ठफल हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो संपूर्ण हो चाहे वक्र हो, गोले के लिए दोनों सेम ही होता है। तो सूत्र क्या है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर दी गई है 7 सेंटीमीटर, सूत्र बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर में मान आर का रखना है और पृष्ठफल ज्ञात करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 4 इंटू पाई, पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, आर जो कि 7 है 7 रख दिया हमने, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से अच्छा है कि उसको 2 बार लिख लेते हैं ताकि इसे सरल रूप दिया जा सके। 7 से 7 कट जाएगा, बच गया 4, 22 और 7, गुणा करेंगे 616 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठफल आएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न छठा देखेंगे, आकृति में निरीक्षण द्वारा ज्ञात कीजिए कि वृत्ताकार बेलन के आकार वाले बर्तन में कितने जग पानी भरा जाएगा। क्या मतलब है इसका? यह तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हमारे घर में भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बेलन के आकार का बर्तन है, उसमें हमारे पास एक जग है, उस जग से पानी भरना है, तो कितना जग पानी भरेंगे, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये हो गया एक जग जो कि शंकु के आकार का दिया गया है आकृति में, और यह है एक टंकी जो कि बेलनाकार है, उसकी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है। तो हमें क्या करना है, पता लगाना है कि इस जो छोटे जग से हम इस बेलन में पानी भरेंगे तो कितने जग पानी आएगा। तो हिसाब हमें कितने जग आएगा पानी, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे कितना पानी भरा जाएगा, मतलब उसमें कितना जगह है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर हमेशा प्रश्न उठेगा कि कौन से सूत्र का उपयोग किया जाए। तो हमेशा घेरी गई जगह का मतलब है हमेशा घन फल का उपयोग करना है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी भरना है, इसका मतलब होता है कि एक घनफल को दूसरे घनफल से भरना है, बराबर। तो हमें क्या करना होगा, तो जब हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमें भाग देना पड़ता है। बड़े बर्तन के घनफल में छोटे बर्तन के घनफल से भाग दे देंगे तो हमें संख्या मिलेगी। ट्रिक ध्यान में रहेगा, जब भी कभी संख्या की बोली जाएगी, जैसे क्षेत्रफल है, फर्श लादी बिठाना है, टाइल्स बिठानी है, तो वहाँ टाइल्स की संख्या पूछी जाती है। तो जब भी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है, अब जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो पूरा एरिया ज्ञात करेंगे, फिर एक टाइल्स की का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उस बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ध्यान रखेंगे इकाई समान होनी चाहिए, तो संख्या प्राप्त होगी, वहाँ टाइल्स की संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ कितने जग पानी भरा जाएगा, तो हमें यहाँ पर घनफल से घनफल में भाग देना होगा, ये ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बर्तन का अलग अलग घनफल ज्ञात करना है। तो जब संख्या ज्ञात करनी होती है तो एक ही फॉर्मूला है, जिस बर्तन में भरा जाना है वो बड़ा है तो उसकी घनफल को ज्ञात करेंगे या उसकी धारिता या उसके आयतन को ज्ञात करेंगे। फिर जिस बर्तन से भरना है उसके आयतन को या उसके वॉल्यूम को ज्ञात करेंगे, पता करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे भाग दे देंगे, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बेलन का वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब आकृति में आर एच हम क्या करेंगे, दो अलग अलग आकृति है तो दोनों को एच और दोनों को आर लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेटर में लिख देंगे, एक कैपिटल लेटर में लिख देंगे। छोटे बर्तन को हमने स्मॉल में लिखा है तो बड़े बर्तन को हम कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। तो जो ये जग है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो जो टंकी है बेलन है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर होगी। ऊंचाई में भी इसी तरह हम कर देंगे। अब चूंकि ऊंचाई दोनों की समान है तो हमने दोनों को क्या कर दिया है, एच ही रखा है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कैपिटल एच रखेंगे तो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, पहले से ही बराबर रख देते हैं। चलिए, तो हम जग की जो धारिता है वॉल्यूम है वो 1/3 शंकु है और बेलन की धारिता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने सूत्र के ऊपर सूत्र से भाग देने का क्यों फैसला किया, क्योंकि इससे जो होगा, जो समीकरण है थोड़ा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जग की संख्या, अब यहां पर देखो क्या है, पाई से पाई कट गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, दोनों की ऊंचाई समान है तो बचा क्या, बचा 3 ऊपर आ गया 1/3 का, ऊपर आर स्क्वायर बचा और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर बच गया, यही सब बच गया। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे क्योंकि ऊंचाई की यहाँ जरूरत है ही नहीं, यहाँ केवल आर की जरूरत है, ऊंचाई समान बोल दिया तो बात खत्म। तो आर जो कि कैपिटल आर है, टंकी की त्रिज्या 7, उसका स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर और जग का की त्रिज्या 3.5, तो उसका वर्ग कर दिया हमने। सरल रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड रूप में लिख लेते हैं पहले और फिर आसानी से उसको काटेंगे। काटने के बाद आप, ये आपके ऊपर है आप कैसे इसको हल करते हैं। निश्चित है कि वो कटेगा क्योंकि 7 है 3.5 है तो वो कट ही जाने वाला है, कटने वाला ही है। 3.5 का दुगुना 7 होता है तो 2 कटेगा 2 बार और आपको आसानी से जग की संख्या ने कितने जग, जग की संख्या मतलब अलग अलग जग नहीं बताना है, कितने जग पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, लगभग 12 जग, लगभग नहीं एग्जैक्ट 12 जग ही दिख रहा है, तो 12 जग पानी इस टंकी में भरा जा सकता है। इसी प्रश्न संग्रह में प्रश्न नंबर 8वां है, ध्यान से देखेंगे। आकृति यहाँ पर बनाई हुई है तो आकृति को ध्यान से देखेंगे और मजेदार ये प्रश्न बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग आकृति दिखती है, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कौन सी आकृति है, खिलौना है ये। चलिए, इस तरह से वो बना हुआ है। अब ये खिलौना कुछ अलग आकार का है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ बेसिक 3 आकार को जोड़कर बनाया गया है। कौन कौन सा, फिर से देखिए। इसका एक हिस्सा अर्ध गोलाकार है ना, हेमिस्फीयर है। दूसरा हिस्सा जो है ये बेलनाकार है, वृत्ताकार लंब बेलनाकार है। ओके, और तीसरा हिस्सा जो है वो अपने आप एक शंकु है। तो हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, ये तीनों को मिलाकर एक खिलौना बना है ना। तो हमें जब भी कुछ जानकारी या माप निकालना होगा तो हमें इन 3 बेसिक जो शेप है उन्हीं के सूत्र से हम माप ज्ञात करेंगे। तो बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर जो ऊंचाई है वो हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई, क्योंकि वो आड़े में है ना।
फिर ये शंकु की ऊंचाई रेड कलर में मैंने दिखा दिया, जो कि आकृति में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु और बेलन, उसके माप भी यहाँ दिए गए हैं। चूंकि बेलन की जो त्रिज्या है, या यूं कहें कि उसका व्यास है, वो अर्धगोले का व्यास और शंकु के व्यास के बराबर ही है। उसी आकृति में यह दिख रहा है हमें। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सब 3 सेंटीमीटर हो गया। गोले के लिए भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, शंकु के लिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बेलन के लिए भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पाइप की लंबाई, मतलब इस खिलौने की लंबाई जो है यहाँ पर दिख रही है बेलनाकार भाग की, वो 40 सेंटीमीटर है, जिसे हम कैपिटल एच लिख देते हैं। स्मॉल एच हम शंकु के ऊंचाई को मापते हैं, जो कि ये आर है, एल जो है वो तिरछी ऊंचाई। हमने इस तरह से सारे मानक को यहाँ पर लिख दिया। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल। ओके, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोलाकार है, उसका वक्र पृष्ठफल। गुड। फिर जो बेलना है, वृत्ताकार बेलन, उसका वक्र पृष्ठफल। और फिर जो शंकु है, उसका वक्र पृष्ठफल। किसी का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो उन आकृतियों की वृत्त है उसको भी जोड़ना पड़ता है अलग अलग, लेकिन वो तो अंदर है, बाहर से तो है ही नहीं है। बाहर से सभी के क्या है, वक्र पृष्ठफल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब है इन तीनों का अलग अलग वक्र पृष्ठफल ज्ञात करके उन्हें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यह शंकु है, उसका वक्र पृष्ठफल, ये अर्धगोला है, उसका वक्र पृष्ठफल, और ये बेलन है बीच में, उसका वक्र पृष्ठफल। तीनों का सूत्र अलग अलग हमने नोट कर लिया है। और इन तीनों का मान ज्ञात करेंगे, छोड़ देंगे, बस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क था, पहले वाला भी, अभी वाला भी। अब हम चलते हैं नई आकृति, वो है फ्रस्टम ऑफ द कोन, मतलब शंकु छेद, शंकु का भाग, शंकु का टुकड़ा, शंकु का कटा हुआ भाग। दूसरा द्वैत्रिज्य सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यहाँ सर्कल की बात हो रही है, द्वैत्रिज्य। पहले फ्रस्टम क्या होता है उसको समझेंगे। नाम ही है शंकु, फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या है कि किसी शंकु का टुकड़ा, कैसा टुकड़ा? जो उसके वृत्त के समांतर हो, उसका जो वृत्ताकार भाग है उसके समांतर अगर हम काटते हैं किसी शंकु को, जैसे ये ऊपर भी वृत्त है, वहां से हम काट देंगे उसको, अगर क्षैतिज रूप में से काट देंगे इस तरह से, तो फिर वो दो वृत्त बन जाएगा ना। और खास बात क्या होगी, दोनों का जो केंद्र है वो एकदम सीधे लंबवत रहेंगे एक दूसरे से। तो ये जो हिस्सा बन गया शंकु को काटने पर, शंकु को काटेंगे तो एक हिस्सा जो ऊपर है दिख रहा है वो एक शंकु, छोटा शंकु बन जाएगा, और जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है वो चौड़ा वाला, वो उसको हम बोलते हैं शंकु छेद या फ्रस्टम। ये अलग हो गया, शंकु निकाल दिया हमने, हटा दिया। ये जो टुकड़ा बना यह है शंकु छेद, फ्रस्टम। ओके। और ऐसे आकार के आपने बहुत सारे बर्तन अपने घर में देखे होंगे। आप जो पानी का ग्लास देखते हैं पीने वाला, ऐसे बहुत सारी बाल्टी इस तरह से होती है। तो ये सब देख रहे हैं ना, फ्रस्टम ही है एक तरह से। देख रहे हैं ना बाल्टी, क्योंकि बाल्टी पूरा बेलनाकार नहीं है, वो जाके धीरे धीरे एक एक वृत्त छोटा, एक वृत्त बड़ा हो जाता है।
अगर दोनों वृत्त समान होता तो वो बेलन ही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, छोटा बड़ा है, इसलिए ये है शंकु छेद। तो ये आकृति का बेस आपको समझ में आ गया। अब चूंकि इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है, छोटा बड़ा आकार है, इसलिए इनमें त्रिज्या का नाम हम अलग अलग देंगे। बाकी आकृतियों में त्रिज्याएं समान होती थी, वृत्त समान होता था, तो त्रिज्या आर ही रखते थे। अब यहाँ पर क्या है, एक त्रिज्या जो बड़ी वाली त्रिज्या को मान ले हमने R1 लिखा, तो ऊपर जो छोटी वाली त्रिज्या है उसको हम R2 लिख देते हैं। ओके, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ही इस फ्रस्टम या शंकुछेद की ऊंचाई h होती है। क्लियर? तो L क्या हुआ, उसकी तिरछी ऊंचाई, जो कि शंकु में पहले से ही था मौजूद, ये L, इसको हम तिरछी ऊंचाई कहेंगे। अब मजे की बात क्या है उसको हम समझेंगे, ध्यान से आकृति को निरीक्षण करेंगे, तभी हमें कुछ लंबाइयों की जानकारी हो पाएगी। तो आधार की त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं, वो अब क्लियर हो गया आपका। एक है R1 और एक है R2। चलो नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट, यहां पर कंडीशन क्या है वो देख ही रहे हैं हम कि वो R1 जो है वो बड़ा है। तो हम जो कुछ भी अभी फॉर्मूला या सूत्र लगाएंगे ये ध्यान में रखेंगे कि उसमें R1 जो त्रिज्या है वो R2 से बड़ा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब शंकु छेद की ऊंचाई वो भी h, क्लियर हो गया। तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के वहां पर कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है हमको, और कोई समांतर आकृति भी नहीं दिख रही है जो कि h और l का संबंध स्थापित कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो ऊंचाई है h, उसी के ठीक समांतर ऊंचाई को हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा, पहले हमने क्या किया है नोट कर लिया कि तिरछी ऊंचाई को L से दर्शाएंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतने नाम तो लिख लिए, अक्षर दर्शा दिए। ये है आधार का, ये क्या ऊपर की त्रिज्या, ये है R1, वो है R2, ये है L और ये है H। अब क्या करेंगे, H ऊंचाई को हम राइट साइड में सरकाते हुए, किसी भी साइड राइट या लेफ्ट में, हम R1 जो ये त्रिज्या है उसके दूसरे एंड पर पहुंचते हैं। इस तरह से समांतर रेखा हमने खींच दिया और यहाँ पर आयत बन जाएगा जो कि चौड़ाई उसकी R2 के बराबर ही होगा। अब जो राइट साइड में देखिए एक पिक्चर फिगर दिखाई दे रहा है L के साथ, वो बन गया समकोण त्रिभुज। ओके, ये तो H हो गया आयत की वजह से। तो H और L ये समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, और नीचे जो बचा हुआ आधार है वो क्या होगा, बड़ी वाली त्रिज्या R1 है, उसमें से R2 को जो निकाल दिया तो राइट साइड में जो बच गया वो R1 में से R2 घटाएंगे, R1 माइनस R2, ये आधार हुआ उस त्रिभुज के आधार का जो कि समकोण त्रिभुज है। अब तीनों भुजाओं की लंबाइयां दिखाई दे रही हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस समकोण त्रिभुज में। तीनों भुजाएं दी गई हैं। L क्या है, कर्ण है, तो L स्क्वायर क्या होगा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें L का मान अगर ज्ञात करना है किसी शंकु छेद में, फ्रस्टम में, तो इस आकृति, इस सूत्र से हम L का मान निकाल सकते हैं कि H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या है, वो है पाई L R1 प्लस R2
पाई आर एल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक आर की बात ही नहीं आएगी। जब भी बात आएगी 2 आर की बात आएगी। वो आर किसके बराबर यहाँ हम मानेंगे? R1 प्लस R2। तो पाई आर एल R1 प्लस R2 ये वक्र पृष्ठफल हो गया। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो 2 वृत्त है, तो दोनों वृत्त को हम ले लेंगे। एक है पाई R1 स्क्वायर, दूसरा है पाई R2 स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो पाई R1 प्लस R2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठफल में क्या होगा? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दोनों प्लस वक्र पृष्ठफल दोनों जो पिंक में है उसको हम मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा। तो सूत्र थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद रखना आसान। पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब घनफल के लिए ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। यहाँ पर एच पाई एच तो रहेगा लेकिन आर तो 2 है, तो उसका स्क्वायर के बदले हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरह से यह सूत्र बनेगा। तो 1/3 पाई एच, फिर उसके बाद R1 R2 का स्क्वायर करेंगे और R1 R2 का गुणनफल ज्ञात करेंगे और सबको जोड़ देंगे। इस तरह से ये एक सूत्र बन जाता है शंकु छेद के घनफल का। अब सीधे सीधे उदाहरण लेते हैं और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करेंगे। देखिए मजेदार प्रश्न क्या? किसी एक शंकु छेद के आकार की बाल्टी की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। बाल्टी आपके घर में होगा ही। बाल्टी के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, मतलब छोटी बाल्टी है। 15 15 30, हाँ नहीं अच्छी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है। तो बाल्टी में भरे जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस बाल्टी में कितना पानी आएगा? अगर जहां पर अगर पाई का मान आएगा इसमें तो उसका मान 22/7 रखना है, यह कोष्टक में दिया गया। तो सबसे पहले है बाल्टी में कितने पानी आएगा, मतलब हमें बाल्टी का घनफल ज्ञात करना है। और बाल्टी किस आकार की है? शंकुछेद आकार की है। और शंकुछेद का घनफल क्या है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, ये बाल्टी है जो कि बताया गया है प्रश्न में। ऊंचाई 28 दिया गया है। R1 R2 इसको मानेंगे हम। बाल्टी को अब हमने जो फ्रस्टम देखा था वो थोड़ा सा उल्टा था। बाल्टी हमारे लिए जो बाल्टी सीधा है आकृति के हिसाब से वो उल्टा है। क्योंकि हमें पानी भरना है तो हम इस तरह से छोटा पेंदी जो है वृत्त उसको नीचे रखे हैं। अब उल्टा करके भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम नीचे बड़ा पेंदी रखेंगे ऊपर छोटा पेंदी खुला रखेंगे तो भी पानी उसमें भरेंगे, वॉल्यूम उतना ही होगा। ओके, तो ये माप लिख दिया हमने। और घनफल का सूत्र हम लगाएंगे 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। चूंकि घनफल उल्टा हो सीधा बर्तन कैसा भी रखे घनफल वही होने वाला है, तो यहाँ पर क्या है फिर R1 R2 किसी को भी रखेंगे सब धनात्मक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घनफल हो गया 1/3 22/7, एच है 28 28, फिर R1 15 स्क्वायर, R2 12 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 12। सरल करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा 15 स्क्वायर 225, 12 स्क्वायर 144, 15 इंटू 12 180। ओके, ऐड कर दिया हमने 549 मिल गया जो कि ब्रैकेट में था और उसको सरल रूप देंगे तो इस तरह से ये 3 से 549 कट जाएगा, 183 आएगा और 22 इंटू 4 दैट इज 88 मल्टीप्लाई कर दिया 16104
16,104 घन सेंटीमीटर इस शंकुछेद का घनफल आया। घनफल कितना आया? 16,104 घन सेंटीमीटर पानी इसमें आएगा। तो नॉर्मली जब ऐसे पूछा जाएगा कितने पानी आएगा, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा क्लियर होता है। तो हमको पता है 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर मिल जाएगा। और 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16.104 या 16.104 लीटर। तो लगभग 16 लीटर पानी इसमें आएगा। 16 लीटर पानी आप समझ गए ना? तो बाल्टी अच्छी खासी वजनी हो जाएगी ये, पानी भरने के बाद। हाँ, तो बाल्टी में कितने पानी आएगा या पानी की मात्रा कितनी होगी? तो यह होगी 16.104 लीटर। तो बाल्टी में पानी भरे बगैर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब रियल में पानी भर के आप चेक कर सकते हैं क्या उतना ही पानी इसमें आता है या नहीं आता है। ओके, अगला है शंकुछेद आकृति, लेकिन उसके माप बदल गए, त्रिज्याएं बदल गई, ऊंचाई बदल गई। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुछेद के आकार वाली बाल्टी के वृत्ताकार भागों की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी में कितना पानी? आप प्रश्न सेम वैसे ही है जो कि पहले था, तो वैसे ही आप हल करेंगे सेम। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है, नहीं देते तो भी चल जाता। तो घनफल निकालना है, सूत्र लग जाएगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। मान रखेंगे 22/7, H है 30, R1 R2 हमें पता है 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। ओके, अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हिसाब किताब है उसको सरल करने के लिए हम पहले कोष्टक को तोड़ेंगे। 14 का वर्ग 196, 196, 7 स्क्वायर 49, 14 इंटू 7 98। और सरल रूप देंगे तो हम कोष्टक वाले को सभी जोड़ देंगे। 343, 3 से कटेंगे 10 बार 30, 7 से कटेगा 343, 49, तो बच गया 22, 10 एंड 49, जो कि है 10,780 घन सेंटीमीटर। और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, या 1000 घन सेंटीमीटर से 1 लीटर बनता है। तो इतने 1000 घन सेंटीमीटर से कितना लीटर बनेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना होगा। और जैसे ही हम 1000 से भाग देते हैं तो ये घन सेंटीमीटर बन जाता है लीटर। भाग दिया हमने 1000 से, तो वो घन सेंटीमीटर अगर हमने वहां लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें लीटर ही लिखना है। लीटर लिखने के लिए ही तो हमने 1000 से भाग दिया था। तो यह बन गया 10.780 लीटर, लगभग 11.25 लीटर पानी इस बाल्टी में आएगा। ये बाल्टी पहले वाली बाल्टी से छोटा है, इसका मतलब है भले इसकी ऊंचाई ज्यादा है लेकिन इसमें कम पानी आया। तो बाल्टी में पानी की मात्रा बराबर शंकु क्षेत्र का घनफल, जो कि 10.780 लीटर है। अगला उदाहरण लेते हैं, इसको हम फिर समाप्त कर देंगे। शंकु छेद है, वृत्ताकार आधार की परिधि दी गई है। चलो यहाँ पर सरकमफ्रेंस दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकमफ्रेंस दे दे, क्षेत्रफल दे दे, हमें आधा क्या व्यास दे देंगे, किसी भी माप से हम त्रिज्या तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो मूल उद्देश्य है उसकी त्रिज्या को
ज्ञात करना, त्रिज्या मिल जाएगी तो फिर उसका उपयोग हम सूत्र में करेंगे। चलिए, आधार की परिमितियाँ दी गई हैं 132 और 88। ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हम लिख लेंगे त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 है, बड़ी वाले को R1, छोटी वाले को R2, ऊंचाई को h 24। तो परिधि एक, यानी पहली परिधि को हम ले लेते हैं बड़ी वाली को, तो 2 पाई R1 जो कि 132 दिया गया है। तो R1 जो है सूत्र के हिसाब से कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। 132 बटे 2 पाई, पाई का मान 22/7, हल करेंगे तो R1 21 मिलेगा। सेम ठीक उसी प्रकार R2 को हम निकालेंगे तो वह 14 मिलेगा। आकृति में हम क्या करते हैं, उस मान को रख देते हैं। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, L बराबर h स्क्वायर धन R1 माइनस R2 का वर्ग का वर्गमूल। मान रखते हुए जाएंगे, h जो है 24, R1 माइनस R2 21 माइनस 14 जो कि 7 के बराबर है, तो 7 वर्ग हो गया। वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625, और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 आ गया। तो तिरछी ऊंचाई 25, वक्र का पृष्ठफल पाई L R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 21 धन 14, L जो है वो 25। गुणा करेंगे और 22/7 से भी गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 2750, 2750 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके आगे के जो शेप है वो है द्वैत्रिज्य सेक्टर। वो क्या होता है, किसी वृत्त में केंद्र से और उसके चाप से, केंद्र, चाप और चाप के अंत बिंदु से मिल बनने वाली जो त्रिज्याएं हैं, उन सब से जो ये क्षेत्र घिर गया है वृत्ताकार क्षेत्र का, कुछ त्रिभुज के आकार का, कुछ शंकु के आकार का नजर आता है, ये पूरा क्षेत्र जो होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर या द्वैत्रिज्य। तो उसमें केंद्रीय कोण भी है, त्रिज्या भी है, चाप भी है। तो दोनों त्रिज्या, उसके दोनों सिरों और वृत्त के चाप को जोड़ने वाला, उससे घिरा हुआ जो भी भाग है उसको हम द्वैत्रिज्य या सेक्टर कहते हैं।